हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपने इंटरफेरेंस पढ़ लिया है, अब डायफ्रैक्शन स्टार्ट करना है। आइए कुछ एक तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं छोटा छोटा। कहें कि कपड़े लेते हैं, कॉटन के कपड़े ले लेते हैं। कॉटन के कपड़े लीजिए और उसमें छोटे छोटे बहुत टीनी होल्स जो होते हैं, ऐसे उनके थ्रू किसी स्ट्रीट लाइट पर या किसी लाइट की तरफ, यानी वो चाहे बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो चाहे स्ट्रीट लाइट, है ना, अब उसकी तरफ इस कपड़े के पीछे से देखने की कोशिश करें, क्लॉथ के पीछे से देखने की कोशिश करें, तो आपको वो जो इल्यूमिनेटिंग बॉडी है उसका शेप कुछ फ्लैट एंड फील होगा, कुछ फ्लैट एंड दिखाई देगा। मतलब उसका एक्चुअल साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ फील होगा। जैसे स्ट्रीट लाइट जो है बिल्कुल आपको डिस्क के रूप में दिखाई देगी, है ना। तो इस तरह से वो अपनी साइज में, मतलब जो बल्ब है या जो सोर्स ऑफ लाइट है वो अपनी साइज में थोड़ा सा इंक्रीज दिखाई देगा। उसकी वजह क्या है? और भी एग्जांपल्स देखिए आप लोग जरा। कहीं भी फाइन स्ट्रक्चर्स ले लीजिए, जैसे कि आप कह सकते हो कि दो ब्लेड हैं, है ना। ब्लेड की दोनों जो शार्प एंड्स हैं उनको एक दूसरे के पैरेलल ऐसे रखिए आप, है ना, बिल्कुल, मतलब ये ऐसे एक के, मतलब ऐसे ऐसे रखिए। इनके बीच में हल्का सा गैप होगा। गैप के पीछे से आप किसी लाइट की तरफ देखिए तो आपको एक स्पेशल कलर्स दिखाई देंगे। वहां पर आपको कुछ बैंड ऑफ कलर्स दिखाई देंगे। क्यों? उसकी भी वजह है डायफ्रैक्शन। और ये आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी लैब में जाएंगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो आप लोग भी देख सकें। सोडियम लाइट है, सोडियम लैंप से निकल रही लाइट को आप एक थिन, मतलब वेरी स्मॉल होल से पास कराइए। वेरी स्मॉल होल से अगर आप पास कराते हैं तो आप देखेंगे सामने वाली स्क्रीन पर, उसके सामने रखी स्क्रीन पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिल सकती हैं। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिल सकती हैं। ये सब जो फिनोमेना होता है ये सब डायफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो क्या है ये डायफ्रैक्शन? आइए देखते हैं, है ना। कह रहे हैं कि कोई थिन स्लिट है, इसकी एक तरफ कोई सोर्स रखा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट। ये चारों तरफ लाइट एमिट कर रहा है। तो बात यह है कि यहां से आने वाली लाइट स्क्रीन को इल्यूमिनेट करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यूज, portion AB, only the portion AB, only the regions within the points A and B must be illuminated from the light coming from the source. सोर्स से आने वाली लाइट से सिर्फ और सिर्फ A और B के बीच का रीजन illuminated होना चाहिए, and the regions beyond this portion AB मस्ट बी परफेक्टली डार्क, पूरी तरह से डार्क होना चाहिए। शैडो ऑफ दिस पोर्शंस, इनकी शैडो की वजह से बाकी जो ए बी से बाहर का जो पोर्शन है पूरी तरह से डार्क होना चाहिए। बट इन रियल वी सी दैट इट डजंट अकर, ऐसा नहीं होता है। सम लाइट
सम लाइट illuminates also the shadow region, कुछ लाइट शैडो रीजन में भी पहुंच जाती है, शैडो रीजन को भी इल्यूमिनेट करती है ना। दिस टाइप ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द शैडो रीजन इज नोन एज डायफ्रैक्शन एट द एजेस ऑफ स्लिट। स्लिट के एजेस पर, उसके एंड पर जो है लाइट का शैडो रीजन में बेंड हो जाना ही डायफ्रैक्शन कहलाता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ऐसे ही एक ऑब्स्टेकल हो, मतलब ऑब्स्टेकल मतलब छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके एक तरफ स्क्रीन और एक तरफ सोर्स रखे जाएं, है ना, ऑब्स्टेकल। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यूज ओनली द रीजन्स बियॉन्ड AB must be illuminated from the light coming from the source S, and within the region, मतलब region within the points A and B must be perfectly dark, इन्हें पूरी तरह से डार्क होना चाहिए। शैडो ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का शैडो A और B के बीच में होना चाहिए, पूरी तरह से डार्क होना चाहिए। नो लाइट should appear in the region AB, but in actual, on experimental way, we see that there is some illumination in the shadow region. There is some illumination in the shadow region. We see that there is some illumination in shadow region, है ना। शैडो रीजन में भी कुछ इल्यूमिनेशन होता है। नाउ वी कैन से दैट दिस लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स एस बेंड्स एट द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल इन द शैडो रीजन। ऑब्स्टेकल के एजेस पर ऐसे शैडो रीजन में बेंड हो जाती हैं। जानते हैं स्टूडेंट्स इसकी वजह क्या हो सकती है? इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है? क्यों ये बेंड हो जाती हैं? क्या रेज ऐसे बेंड हो जाएंगी तो उधर फिर कौन सी रेज आएगी? रेज इधर तो नहीं जानी चाहिए ना, नहीं जाती है। तो कहें कि सर फिर ये क्या माजरा है यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा है। लाइट इधर कैसे आ रही है, शैडो रीजन में कैसे आ रही है, क्यों आ रही है? क्या एक ही रे डिवाइड होकर के 2 रे में कन्वर्ट हो जाती है, 3 रे में, 5 रे में कन्वर्ट होती है? ऐसा होता है क्या? तो स्टूडेंट्स बात को समझिए और आ जाइए हाइगेंस प्रिंसिपल पर। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट acts as new source and emits secondary waves। ओके, तो ऐसे ही ऑब्स्टिकल की नेमिंग में कर दूं PQ। जैसे ही लाइट पॉइंट P पर पहुंचती है, पॉइंट P सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव बन जाता है, और ये लाइट स्फेरिकल हेमी वेव फ्रंट ऑफ लाइट्स को इमिट करना शुरू कर देता है। हेमी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को इमिट करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से रेज ऊपर भी जाएंगी और नीचे भी आएंगी, हर डायरेक्शन में जाएंगी। यही वजह होती है कि शैडो रीजन में कुछ स्मॉल इल्यूमिनेशन हमको देखने को मिलता है। इंटेंसिटी बहुत कम होती है लेकिन होती है। आप लोग कमरे वगैरह में भी देखे होंगे, ऊपर कोई छोटा सा रोशनदान बना होता है दीवार में। उधर सन से अगर लाइट रे, अगर बाकी सब लाइट वगैरह ऑफ है, उस छोटे से होल से लाइट आ रही होती है तो पूरे कमरे में उजाला होता है। थोड़ी बहुत रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। उसकी वजह क्या है? एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग और ये डाइफ्रैक्शन। यही है कि ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव की तरह से काम कर रहा है, सारे डायरेक्शन में अब रेज को इमिट कर रहा है ना। अब रेज आर परपेंडिकुलर टू दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, इधर भी हर डायरेक्शन में जाएंगी। बस जहां पे ज्यादा रेज आ रही है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, जहां पे कम रेज आ रही है वहां पे इंटेंसिटी
कम है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल और अपर्चर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज डायफ्रैक्शन, है ना। लाइट के पाथ में रखे गए स्मॉल ऑब्स्टिकल या थिन स्लिट की एजेस पर लाइट के बेंड होने को ही डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज डायफ्रैक्शन स्टूडेंट्स? तो डायफ्रैक्शन की डिफिनेशन में क्या बोलेंगे आप? कहेंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ थिन स्लिट और स्मॉल ऑब्स्टिकल प्लेस्ड इन इट्स पाथ इज नोन एज डायफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो डायफ्रैक्शन कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये डायफ्रैक्शन की बात क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं ये ऑब्स्टिकल या थिन स्लिट की साइज क्या होनी चाहिए। देखिए, हमको ये डायफ्रैक्शन जनरली दिखाई बहुत कम देता है, जनरल लाइफ में हमको फीलिंग नहीं आती है। बहुत कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे डायफ्रैक्शन दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या स्लिट पर डिपेंड करता है कि डायफ्रैक्शन विजुअल है कि नहीं है। डायफ्रैक्शन सही तरीके से डायफ्रैक्शन पैटर्न का बनना पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आइए देखते हैं कि साइज क्या होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया। ये देखिए, मैं एक स्लिट ले लिया हूं और इस पर कुछ प्लेन वेव फ्रंट्स को इंसिडेंट करा रहा हूं, है ना। ये देखिए प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। अब किसी भी टू क्लोजेस्ट वेव फ्रंट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ के कंपैरिजन में साइज ऑफ स्लिट ज्यादा है और ऐसे केस में देखा जाता है कि ये जो वेव फ्रंट निकलता है इस स्लिट ए बी से, तो वेव फ्रंट हल्का सा बेंड हो जाता है। वेव फ्रंट ऐसे हल्का सा बेंड हो गया होता है ना। बेंडिंग काफी स्मॉल है, यानी डायफ्रैक्शन जो हो रहा है, बेंडिंग तो डायफ्रैक्शन है। बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट पुअर है, डायफ्रैक्शन पुअर है। लेकिन दूसरे केस में देखा गया जब साइज ऑफ स्लिट काफी कम रही, साइज ऑफ स्लिट काफी कम रही, ये लगभग वेवलेंथ के इक्वल रही, जो उसी के ऑर्डर में रही, आसपास रही, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट रही। क्या? साइज ऑफ एपर्चर। तो देखा गया कि बाहर निकलने वाला वेव फ्रंट कंप्लीटली स्फेरिकल था। कैसा था? कंप्लीटली स्फेरिकल था, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट कुछ ज्यादा ही हुई। बेंडिंग ऑफ लाइट कुछ ज्यादा हुई, यानी डायफ्रैक्शन बिल्कुल अच्छा हुआ, है ना, बढ़िया डायफ्रैक्शन हुआ है। ओके, इस प्रकार से कह सकते हैं कि फॉर बेस्ट डायफ्रैक्शन, फॉर ए गुड डायफ्रैक्शन, साइज ऑफ एपर्चर और ऑब्स्टिकल मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अपर्चर की जो साइज है, वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऑर्डर की होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो साइज के बारे में आपको ये बात पता चली, है ना, कि साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या स्लिट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है ये डायफ्रैक्शन कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन, ये दो तरह का होता है। फर्स्ट, फ्रेस्नेल्स डायफ्रैक्शन,
Second, Fraunhofer diffraction. फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन क्या है, फ्रॉनाफर डायफ्रैक्शन क्या है? कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना? आइए देखते हैं। इन फ्रेस्नेल्स डायफ्रैक्शन इन फ्रेस्नेल्स डायफ्रैक्शन source directly illuminates the slit and diffraction is obtained directly on the screen without using any lens. इसमें किसी प्रकार के लेंस का यूज नहीं होता है। सोर्स स्लिट को सीधे इल्यूमिनेट करती है और ये डायफ्रैक्शन पैटर्न सीधे स्क्रीन पर, ये स्क्रीन हो गया है ना, और ये स्लिट हो गई भाई, ये सोर्स हो गया, और यहां पर आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इन फ्रेस्नेल्स डायफ्रैक्शन source directly illuminates the slit or obstacle and diffraction pattern is obtained on a screen placed close to the slit or obstacle. Okay, नजदीक ही रखे गए स्क्रीन पर डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन कर लिया जाता है। बस ठीक है, इतना यहाँ पर आते हैं इस पर। इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन In Fraunhofer's diffraction, source and screens are at large distance from the slit. इसमें क्या होता है, सोर्स और स्क्रीन स्लिट से ज्यादा डिस्टेंस पर होती हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे हो गई स्क्रीन और यहाँ पे हो गया सोर्स। आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स और ऑब्स्टेकल। A convex lens is used to make the incident wavefronts parallel, and another convex lens is used to converge light rays coming from the slit at screen. एक लेंस यूज किया जाता है जो सोर्स से आ रही लाइट रेज को पैरेलल बना देता है, पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी पैरेलल वेवफ्रंट्स में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा लेंस यूज किया जाता है जो स्लिट से आ रही रेज को स्क्रीन पर कन्वर्ज करा करके डायफ्रैक्शन पैटर्न देने का काम करता है। स्लिट से आ रही रेज को स्क्रीन पर कन्वर्ज करा देता है। ये देखिए, बेंडिंग भी होगी ना भैया, बेंडिंग, ये सोर्स का काम करेगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट करेगा ना, ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट करेगा, ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट करेगा। तो रेज तो इधर दिखाएं, रेज इधर भी दिखा सकते हैं और भी रेज दिखा सकते हैं, लेकिन हम दो दिखा दे रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये क्या करेगा, कन्वर्ज करने का काम करेगा, सीधे ना जाने देगा, थोड़ा सा इधर कर देगा। ये देखिए, ओके, मतलब इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन टू lenses are used to obtain diffraction pattern. One, to make the rays coming from source parallel, and another is used to focus the light rays coming from the slit at the screen. Okay, ये दो lenses इसमें यूज जाते हैं। तो इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन source and screen are at large distance from the slit or obstacle,
two convex lenses are used, one to make the wave fronts parallel, to make the incidenting wave fronts parallel to the slit, and another is used to focus the rays coming from the slit at the screen. ओके स्टूडेंट्स, ये कैसे पॉसिबल होगा? बहुत सिंपल सी बात है। यहां से आने वाली रेज सोर्स को ऐसा सेट किया जाएगा कि अगर सोर्स इस कॉन्वेक्स लेंस L1 के फोकस पर है तो फोकस से आने वाली रेज को लेंस पैरेलल बना देता है। और दूसरे लेंस की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही रेज को ये फोकस पे कन्वर्ज कर देता है ना, यानी स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस L2, है ना। तो इस प्रकार से हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। आइए अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या इसमें भी मैक्सिमा और मिनिमा का चक्कर है? क्या इसमें भी हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी? तो बिल्कुल मिलेंगी, है ना। जब ये सेकेंडरी वेव सेमेट हो रही हैं तो ये सेकेंडरी वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज भी करेंगी, तो कहीं पे मैक्सिमा और कहीं पे मिनिमा देंगी, यानी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देने का काम करेंगी। तो स्टूडेंट्स, डायफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट हम लोग देखने चल रहे हैं। और देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे है एक सोर्स ऑफ लाइट, ए सोर्स ऑफ लाइट placed at the focus of a convex lens L1, okay, at the focus, no, first principal focus, placed at the first principal focus of a convex lens L1. This makes the rays parallel to the principal axis, means plane wave front incident at the slit AB. स्लिट AB पर प्लेन वेव फ्रंट WW' आकर के इंसिडेंट होता है। जैसे इंसिडेंट होता है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्लिट AB बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स एंड emit secondary waves in all directions. These secondary waves superimpose on each other and are focused at the screen by using a convex lens L2 of larger aperture. By using a convex lens L2 of larger aperture. Okay, this is screen. Okay, और ये हो गया स्लिट हो गया। AB is the slit. इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ को हम कुछ ले लेते हैं, स्मॉल a ले लेते हैं। ओके, स्मॉल a द विड्थ। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा एक्सप्लेनेशन इस फिगर का कि सेटअप क्या है, अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आगे अब देखते हैं इसमें इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलता है। देखने को ये मिलता है कि सेंटर में आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलती है, ब्राइट, उसके बगल में फिर डार्क, उसके बगल में फिर ब्राइट, फिर डार्क, अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्यों है, कैसे है, वो बताता हूं मैं आपको। पहली बात, सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट क्यों है? तो हम यहां पर देखिए तो बिल्कुल हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये रे, यहां से चलने वाली रे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ऊपर पहुंच रही है, यहां से चलने वाली रे भी सिमेट्री की वजह से उतना ही डिस्टेंस करके ट्रेवल करके ऊपर पहुंच रही है। सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल करने की वजह से पाथ डिफरेंस हुआ 0। दोनों रेज, इन रेज को मैं एक रे को 1 बोल दूं, दूसरे रे को 2 बोल दूं, रे 1 और 2 के बीच में पाथ डिफरेंस है 0। पाथ डिफरेंस है 0, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा देंगी। क्या देंगी? मैक्सिमा देंगी। ये कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज करेंगी और मैक्सिमा देंगी। ओके, लेकिन जरा यहां पर विचार किया जाए, यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो यहां से चलने वाली एक रे, यहां से चलने वाली है ना, रे 1 2 3, रे 4 5 6, रे 4 एंड 5 के बीच में जरा आप विचार कीजिए,
तो इसका रे 4 के द्वारा ट्रेवल्ड पाथ की लेंथ कम है और रे 5 के द्वारा ट्रेवल्ड पाथ की लेंथ ज्यादा है। तो पाथ डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, और अगर ये पाथ डिफरेंस लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो ये कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, अगर ये लेमडा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा ये डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी। क्या होगा ये देखते हैं। पहले पाथ डिफरेंस के लिए फार्मूला यहां से निकालते हैं कि इन दोनों में, इसमें और इसमें कितना पाथ डिफरेंस है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AN, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AN, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने n लिख दिया। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AN टू द रे 5, रे 5 के लिए हमने एक परपेंडिकुलर AN ड्रॉ किया। और स्टूडेंट्स अगर ये वाला एंगल थीटा होगा, ध्यान देने की बात है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, चूंकि ये 90 है ना, तो इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और चूंकि यहां पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया है तो ये माना जाता है आगे की लेंथ इधर से भी इक्वल है। तो रे 4 और 5 के बीच में जो पाथ डिफरेंस माना जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ BN माना जाएगा। क्या माना जाएगा? BN। तो रे 4 और 5 के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? BN। पाथ डिफरेंस, ये पॉइंट P है, पाथ डिफरेंस बिटवीन rays coming from A and B at P will be equal to BN, है ना। पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज 4 and 5 will be BN and this BN will be equal to, देखिएगा यहां से अगर आप cos थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉरी क्या बोले हम इसको, साइन थीटा बोल दें, क्योंकि देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BN अपन हाइपोटेनस यानी AB, तो BN इक्वल टू क्या आएगा, AB साइन थीटा, मतलब ओवरऑल BN इक्वल टू आ जाएगा AB का मतलब स्मॉल a साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं दिस पाथ डिफरेंस P इक्वल टू A साइन थीटा। क्या आ गया स्टूडेंट्स? A साइन थीटा, है ना, ये BN इज द A साइन। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम A एंड B एट पॉइंट P। A और B से आने वाली रेज जो P पर मिल रही है दूसरे से, उन्हें पाथ डिफरेंस जो होगा वो A साइन थीटा के इक्वल होगा। अब आइए स्टूडेंट्स कुछ केसेस की बात करते हैं। अभी तो हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया। अब यहां पे हमको ये देखना है कि यहां पर ये पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव, उसके लिए कंडीशंस हैं, है ना, और उन कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और मुझे लगता है आज का टाइम लगभग हो गया है अभी दूसरे क्लास में जाने का। तो लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, छोड़िए, देखिए क्या देखिएगा इसमें, माना कि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब है ये लिम्डा के इक्वल है, ऐसा मानिए। अभी कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है अभी ये मत सोचिए, सिर्फ इतना मानिए कि ये जो है ये पाथ डिफरेंस जो आ रहा है ये लेमडा के इक्वल है। किसके इक्वल है? लेमडा के। लेट P is equal to lambda implies that A sin theta is equal to lambda। ओके, ये वाला P lambda के इक्वल है, यानी A sin theta lambda के इक्वल है। लेकिन एक बात जरा विचार कीजिए, अगर पॉइंट A और पॉइंट B से आ रही रेज, पॉइंट A और पॉइंट B से आ रही रेज lambda पे मिल रही हैं, तो पॉइंट A और पॉइंट C से, C मिड पॉइंट ऑफ स्लेट AB, पॉइंट C से आ रही रेज कितने के पाथ डिफरेंस पर मिलेंगे? सोच के बताइए। अरे कुछ ज्यादा मत सोचो यार, ये पॉइंट को आप N डैश मान लो, पाथ डिफरेंस BN डैश होगा ना।
सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी एन, ए सी एन डैश में देखो सी मिड पॉइंट है तो एन डैश भी मिड पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज बी एन और सी एन डैश तो पैरेलल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से, ट्राइंगल के मिड पॉइंट थ्योरम से आप बात कर लो तो सी एन डैश बी एन का हाफ होना चाहिए, यानी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होना चाहिए। मीन्स इफ path difference between range 4 and 4 is lambda, then path difference between range 4 and 6 is lambda by 2। बोलो 4 and 6 के बीच में path difference lambda by 2 का होगा। और जरा विचार करिए, अगर 4 और 6 के बीच में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो गया तो ये एक दूसरे से मिल करके वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मिनिमा प्रोवाइड कर देंगे। क्या प्रोवाइड कर देंगे? मिनिमा, यानी 4 एंड 6 मिल करके एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म ही कर देंगे। 4 एंड 6 एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म कर देंगे, नहीं वहां पे डार्क देंगे। तो कहें सर इस 5 का क्या होगा? कहेंगे सर इस 5 का क्या होगा? के 5 का क्या होगा मैं बताता हूं, जरा देखिएगा। आप ए के जस्ट नीचे वाला पॉइंट पर विचार कीजिए, ए के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पर विचार कीजिए और सी के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पर विचार कीजिए, है ना। ये पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर जरा आप विचार कीजिए। अगर ए और सी से आने वाली रेज लैम्डा बाई 2 के पास डिफरेंस पे मिल रही हैं तो इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट है ए डैश सी डैश, इनसे आने वाली रेज भी तो लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पर मिलेंगी। बात सही है गलत? सोच के बताओ। अगर ए और ए और सी से आने वाली रेज लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पे मिल रही हैं तो इधर ए डैश उससे थोड़ा नीचे और सी से थोड़ा नीचे सी डैश, ए डैश और सी डैश से आने वाली रेज भी तो लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पे मिलेंगी। वो भी एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, डार्क देंगी। और इनसे थोड़ा और नीचे आइए, ए डबल डैश सी डबल डैश से आने वाली रेज भी लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस में मिलेंगी और डार्क देंगी, मिनिमा देंगी। इसी प्रकार से सी के जस्ट एबव का पॉइंट या सी का पॉइंट समझ लीजिए, है ना, और इधर बी का पॉइंट, सी से जस्ट एबव बी के जस्ट एबव पॉइंट से आने वाली रेज लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस में मिलेंगी। ये वेव्स लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस में मिल करके मिनिमा प्रोवाइड करेंगी। तो ओवरऑल यहां पे क्या दिखाई देगा? मिनिमा ही दिखाई देगा, फिर मैक्सिमा दिखाई नहीं देगा। जिन दो रेज की बात कर रहे हैं ये दो रेज का अस्तित्व मैक्सिमा देने के लिए बचेगा ही नहीं। वो किसी न किसी के साथ मिलकर के मिनिमा दे चुके हैं, और जो एक बार मिनिमा दे चुका है दूसरे के साथ आकर के मिनिमा कैसे देगा? है कि नहीं? और कंडीशन हमेशा मिनिमम शॉर्टेस्ट कंडीशन ही ले जाती है। तो शॉर्टेस्ट कंडीशन यही है कि ए और बी से आने वाली रेज लैम्डा के पाथ डिफरेंस पे मिल रही हैं, लैम्डा के पाथ डिफरेंस पे मिल रही हैं, तो ए और सी से आने वाली रेज लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पे मिलेंगी। यानी जिस कंडीशन को हम मैक्सिमा समझ रहे थे वो कंडीशन मिनिमा की होगी। एक्सप्लेनेशन से ये बात समझ में आई कि जिस कंडीशन को हम मैक्सिमा समझ रहे थे वो कंडीशन मिनिमा की आई। यानी हम कंडीशन लिखने जाएंगे तो हम ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे, बट ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा मिनिमा की कंडीशन बनेगी। हम मैक्सिमा समझ के लिख रहे थे लेकिन बन क्या रही है? मिनिमा बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इफ ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा देन पॉइंट पी will be point of minima. Let P is equal to lambda implies that A sin theta is equal to lambda. This implies that point P will be point of minima. Point of minima because waves coming from, देखिए अब ऐसे बोलेंगे बिकॉज, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ हो गया, ए के करस्पॉन्डिंग सी हो गया, ए डैश के करस्पॉन्डिंग सी डैश हो गया,
ए डबल डैश के करस्पॉन्डिंग सी डबल डैश हो गया, इधर सी के करस्पॉन्डिंग बी या सी के जस्ट एबव का करस्पॉन्डिंग बी हो जाएगा। यानी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के करस्पॉन्डिंग पॉइंट से आने वाली रेज लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पर मिलेंगी। लिखेंगे बिकॉज पॉइंट P विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, बिकॉज क्या, बिकॉज क्या, बिकॉज वेव्स कमिंग फ्रॉम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू हाफ, बिकॉज वेव्स कमिंग फ्रॉम corresponding points of two halves of the slit coming from corresponding points of two halves of the slit superimpose at the path difference of lambda by 2 showing condition of minima। बिकॉज मैं यहां पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अपने फिगर के अकॉर्डिंग लिख दे रहा हूं यहां पे पाथ डिफरेंस बिटवीन द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, लेकिन मैं बिटवीन 4 and 6 विल बी लैम्डा बाई 2 शोइंग मिनिमा, है ना। implies that condition of first dark is a sin थीटा 1। भाई पॉइंट की पोजीशन अलग अलग होगी तो थीटा भी अलग अलग वैल्यू होगी, तो फर्स्ट के लिए थीटा 1 ए साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा। अगर ए साइन थीटा 1 इक्वल टू लेमडा होगा यानी ऐसी पोजीशन बनेगी, ऐसी बात बनेगी, तो वो कंडीशन ऑफ डार्क फर्स्ट डार्क बनेगी। सिमिलरली कंडीशन ऑफ सेकेंड डार्क ए साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लेमडा, है ना। जहां पे 2 लेमडा, क्यों, क्योंकि लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल जब भी आएगा कंडीशन सेम रहेगी। कैसे, जरा देख लीजिए। अगर ए और सी से आने वाली रेज लेमडा कितने 2 लेमडा के पाथ डिफरेंस पे मिल रही हैं, तो ए और सी से आने वाली रेज लेमडा के पाथ डिफरेंस पे मिलेंगी। भाई 2 लेमडा का हाफ लेमडा ना, तो ए और सी से आने वाली रेज लेमडा के पाथ डिफरेंस पर मिलेंगी। लेकिन जरा विचार कीजिए, अब ए और सी, अभी आपने ए बी को 2 पार्ट में बांटा था, अब आप ए सी को 2 पार्ट में बांट दीजिए। ए सी को आप क्या कीजिए, 2 पार्ट में बांट दीजिए, है ना। ए सी का फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के करस्पॉन्डिंग पॉइंट से आने वाली रेज लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस में मिलेंगी। मैंने कहा ना, तब तक काटते जाइए, तब तक बांटते जाइए जब तक कि मिनिमम कंडीशन ना आ जाए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ए और सी से आने वाली रेज लेमडा के पास, मतलब ए और बी से आने वाली रेज लेमडा 2 लेमडा के पास डिफरेंस में मिल रही हैं, तो ए और सी से आने वाली रेज लेमडा के पास डिफरेंस में मिल रही हैं। तो ए और इस पॉइंट को मैं कुछ और नाम दे दूं, अब मैं इस पॉइंट को कुछ, इसके मिड पॉइंट को, है ना, इस मिड पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं एम। तो ए और एम से आने वाली रेज लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पे मिलेंगी और मिनिमा देंगी। ऐसे करस्पॉन्डिंग पॉइंट से आने वाली रेज मिनिमा दे देंगी, ऐसे ही सेकेंड हाफ के भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट से आने वाली रेज मिनिमा दे देंगी। ओवरऑल मिनिमा ही मिलेगा, मैक्सिमा नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ओवरऑल हमको क्या मिलने वाला है, मिनिमा ही मिलने वाला है। तो जहां पे लेमडा होगा तो स्लिट को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा, और अगर 3 लेमडा होगा तो 6 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 4 लेमडा होगा, स्लिट को 8 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होगा, लेकिन ओवरऑल मिनिमा ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हमको मिनिमा ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप लोग समझिए, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं।
ओके, थैंक यू।